5 जुलाई 2025 जब फिलिस्तीन एक्शन को यूके में आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है, तभी ब्रिटेन में लिफ्ट द बैन रैली के नाम पर हिंसक झड़प और गैर कानूनी गतिविधियां होने लगती हैं, जिसके बाद पार्लियामेंट स्क्वायर में 700 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन समर्थन में उतर आते हैं, जिसमें 532 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत मानवाधिकार समूहों इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताने लगते हैं। अब सोचो जरा, फिलिस्तीन से इतना प्यार, वो भी ब्रिटेन में। ब्रिटेन वो मुल्क जो कभी आधी दुनिया पर अपने झंडे तान चुका था, जिसके बारे में मशहूर लाइन थी, ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। लेकिन आज सोचो, क्या वही सुपर पावर ब्रिटेन सिर्फ 2% आबादी के सामने घुटने टेक चुका है? जी हाँ, और ये सिर्फ लोग नहीं, बल्कि ये तो अंदर ही अंदर पनप रही सोच है। कट्टरता की सोच, शरीयत की सोच, जो संपूर्ण ब्रिटेन में इस्लामी शरिया कानून चाहती है। शहर वही है लंदन, जहाँ राजा रानी की कहानियां गूंजी थीं, लेकिन अब यहाँ एक और कानून पल रहा है, शरिया कानून। और सबसे मजेदार बात, ब्रिटेन की सरकार, प्रशासन, यहाँ तक कि आमघोर लोग भी इस दबदबे को आंख मूंद कर चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जरा सोचो, वो देश जो कभी ईसाई संस्कृति का गढ़ हुआ करता था, अब उसकी गलियों में अजान की आवाजें गूंजने लगी हैं। आज हाल ये है, ब्रिटेन की गलियों में दंगे फसाद आम बात हो गए हैं। छोटे छोटे नाबालिग लड़कियों के साथ धर्म देखकर यौन हिंसा हो रही है। चाकू गैंग्स पहले धर्म पूछते हैं, फिर हमला करते हैं। प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, आतंकी नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। जगह जगह दंगे और लंदन के कई हिस्सों को लोग अब लंदनिस्तान कहने लगे हैं। और ये सब कर कौन रहा है? सिर्फ एक खास मूल के लोग। जी हाँ, लेकिन सवाल आता है कि इतने सब के बावजूद इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि पाकिस्तानी मूल के लोगों ने ब्रिटेन की राजनीति और सरकार के अहम से अहम पदों पर अपनी पकड़ बना ली है। वहाँ से नीतियाँ अपने हिसाब से मोड़ दी जाती हैं। अब सोचने वाली बात ये, आखिर सिर्फ 2% आबादी ने ये सब कैसे कर दिखाया? कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक को उसके ही घर के अंदर हरा दिया, और वहाँ का आम ब्रिटिश इसकी कीमत चुका रहा है। और इसे देखते हुए ऐसे सवाल आना लाजमी है कि क्या वाकई ब्रिटेन अब इस्लामिक देश बनने की ओर बढ़ रहा है? ये सब जानते हैं विस्तार से, बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वक्त था 90 के दशक का, जब ब्रिटेन में मुस्लिम प्रवासियों की एंट्री हुई। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन लंदन के स्कूलों में क्रिसमस मनाना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, साल था 1947, जब पाकिस्तान नया नया बना था, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि न इंडस्ट्री, न रोजगार और न ही कोई भविष्य। तभी मीरपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, लाहौर और रावलपिंडी के किसानों और मजदूरों के सामने सवाल था कि अब आगे क्या। उसी वक्त उधर हजारों मील दूर ब्रिटेन भी कमजोर था। दूसरे विश्व युद्ध ने इंग्लैंड को अंदर तक खोखला कर दिया था। इंडस्ट्रीज में मजदूरों की भारी कमी थी। कोयला खदानें, रेलवे, फैक्ट्रियां सब खाली पड़ी थीं। ब्रिटिश सरकार को चाहिए थे मेहनती और सस्ते मजदूर। 1950 के आसपास ब्रिटेन ने अपनी पुरानी कॉलोनियों के लोगों को यहाँ आने का न्योता देना शुरू किया। ब्रिटेन नेशनलिटी एक्ट 1948 के तहत कॉमनवेल्थ देशों के लोग बिना वीजा के ब्रिटेन में बस सकते थे। तो बस सबसे पहले इसका फायदा कैरेबियन, भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासियों ने उठाया। मीरपुर, रावलपिंडी और पाक अधिकृत कश्मीर के हजारों नौजवान लंबा सफर तय करके ब्रिटेन पहुंचे। ट्रेन से कराची, फिर जहाज से साउथहैम्पटन और वहां से बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, लीड्स, शेफील्ड जैसे शहर। ये ज्यादातर कम पढ़े लिखे यानी लो स्किल मजदूर थे। उनकी अंग्रेजी टूटी फूटी थी और जेब में गिनती के पैसे थे। ये लोग पुराने बोर्डिंग हाउसों में 10-12 लोग एक ही कमरे में रहते थे। ब्रिटेन के लोकल लोग इस कल्चर को हॉट बेडिंग कहने लगे थे। दिन भर काम, रात को अकेले सो जाना और परिवार पाकिस्तान में ही। इंडियन, पाकिस्तानी और कैरेबियन मजदूरों की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर आने लगी। लेकिन ब्रिटिश नजरों में ये अब भी थर्ड ग्रेड एशियंस थे। फिर 1960 आते आते मजदूरों की कमी और बढ़ी और शुरू हुई चेन माइग्रेशन। ब्रिटिश इमिग्रेशन एक्ट 1962 से पहले जो लोग रजिस्टर हो चुके थे, उन्हें अपने परिवार बुलाने की इजाजत मिल गई। बस फिर क्या था, अब अकेले मर्द नहीं, बल्कि बीवियां, बच्चे, माँ बाप, बहनें, पूरा कुनबा ब्रिटेन पहुंचने लगा। मीरपुर और गुजरांवाला के मोहल्ले एक एक करके ब्रैडफोर्ड, ओल्डहम, रशडेल और ल्यूटन जैसे शहरों में बस गए। जहां पहले केवल गोरे रहते थे, वहां अब उर्दू बोलने वाले, सलवार कमीज पहनने वाले और मस्जिद जाने वाले लोग दिखाई देने लगे। पहले मस्जिदें किराए के मकानों में बनती थीं, फिर बनने लगे पक्के इस्लामिक सेंटर। उर्दू अखबार, हलाल मीट की दुकानें, हिजाब पहनी औरतें, ये सब ब्रिटेन में आम हो गया। फिर 70 के दशक तक लाखों पाकिस्तानी ब्रिटेन के नागरिक बन चुके थे, लेकिन इनके बढ़ते असर से लोकल गोरे नाराज हो गए। उन्हें लगने लगा कि ये लोग उनकी नौकरियां छीन रहे थे। पाकिस्तानियों को पाकि जैसे गंदे नामों से बुलाया जाने लगा। घर किराए पर देने से मना, दुकानों में एंट्री रोकी, स्कूल में बच्चों को पीछे बैठाना और नस्ल भेद खुलकर होने लगा। फिर 1976 में बना रेस रिलेशंस एक्ट, जिसने ये भेदभाव कागजों पर गैर कानूनी कर दिया।
लेकिन असल में हालात वही रहे। इसके जवाब में पाकिस्तानियों ने अपने मोहल्लों में मदरसे, कम्युनिटी एसोसिएशन, उर्दू स्कूल और शादी ब्याह के अपने सेंटर बनाने शुरू कर दिए। फिर 80 के दशक तक इनकी धार्मिक पहचान और मजबूत हो चुकी थी। लेकिन तभी आई एक नई दिक्कत, आइडेंटिटी क्राइसिस। जी हाँ, ब्रिटेन में जन्मे पाकिस्तानी बच्चे न पूरी तरह अंग्रेज थे, न पूरी तरह पाकिस्तानी। बाहर पॉप कल्चर, इंग्लिश म्यूजिक, जीन्स और घर में उर्दू, रमजान के रोजे। इस टकराव ने कई नौजवानों को अलगाववाद और बाद में रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेल दिया। फिर 1990 से 2000 के बीच ब्रिटेन में पाकिस्तान मूल के लोगों का सामाजिक प्रभाव बढ़ने लगा और कम्युनिटी एसोसिएशंस स्थापित हुए। लेकिन इसी दौरान एक और समस्या पैदा हुई, ग्रूमिंग गैंग्स और यौन हिंसा। क्राइम की वजह से ब्रिटेन की सड़कों पर आगजनी और दंगे आम हो गए, लेकिन सरकार और सेक्युलर प्रशासन अक्सर इसे इग्नोर करता रहा। आपको बता दें, 1990 तक ब्रिटेन में पाकिस्तानी आबादी 7 लाख पार कर गई, जबकि 2021 की जनगणना कहती है 17 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग ब्रिटेन में रहते हैं। ब्रैडफोर्ड में ये आबादी 27% तक पहुंच चुकी है। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, रशडेल, लंदन के कई इलाके अब मिनी पाकिस्तान कहे जाते हैं। कुल आबादी का महज 2% पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रिटेन की नीतियों और सड़कों पर पूरी पकड़ बना चुके हैं। ये भीड़ सड़कें रोककर नमाज पढ़ सकती है, शरिया फॉर ब्रिटेन कैंपेन चला सकती है, यहाँ तक कि लंदन का नाम बदलने तक के प्रस्ताव रख सकती है, और ब्रिटेन चुपचाप देखता रहता है। अब ये लोग अपने इलाकों में इतने संगठित और प्रभावशाली हैं कि वहाँ शरीयत के कानून लागू करवा देते हैं। आज ब्रिटेन के कई शहरों में ऐसे मोहल्ले हैं जो शरीयत जोन बन चुके हैं। यहाँ शरीयत का नियम चलता है और पुलिस भी वहाँ जाने से कतराती है। इनमें से कुछ इलाकों को नोगो जोन कहा जाता है, मतलब गैर मुस्लिम, खासकर गोरे ब्रिटिश अगर गलती से वहां चले जाएं तो उनके साथ मारपीट या बदसलूकी तय है। ये कानून का नहीं, भीड़ का राज है, और भीड़ का मूड कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं। खैर, जब एक तरफ पाकिस्तानी ब्रिटेन में अपनी जड़ें गहरी कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश पासपोर्ट वाले कई पाकिस्तानी युवा पाकिस्तान जाकर अल कायदा और बाद में तालिबान जैसे संगठनों के ट्रेनिंग कैंपों में शामिल हो रहे थे। वहां उन्हें बम बनाना, हथियार चलाना और शहरों में हमले करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और फिर 2000 का दशक आया, जब ब्रिटेन अचानक आतंकवादी धमाकों से हिल गया। जी हाँ, 7 जुलाई 2005 को लंदन में 4 आत्मघाती हमलों में 52 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। जांच में पता चला हमलावर ब्रिटेन में जन्मे लेकिन पाकिस्तानी मूल के थे। ये बस एक घटना थी, इसके बाद छोटे बड़े कई हमले हुए और इनमें ज्यादातर का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला। लेकिन भाई, आतंक सिर्फ बम बारूद से नहीं फैलता। दरअसल 1990 के दशक में शुरू हुई रॉदरहैम शहर से। यहाँ का आतंक था नाबालिग ब्रिटिश लड़कियों को फंसाकर उन्हें ड्रग्स देकर उनके साथ सामूहिक यौन हिंसा करना। ये काम कर रहे थे ग्रूमिंग गैंग्स, और 2013 तक सिर्फ रॉदरहैम में ही 1400 से ज्यादा बच्चियां इसका शिकार बन चुकी थीं। सरकारी जांच जाय रिपोर्ट 2014 में साफ लिखा है, पुलिस और लोकल काउंसिल को सब पता था, लेकिन वे रेसिस्ट कहलाने के डर से चुप बैठे रहे। पकड़े गए 46 आरोपियों में से ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई सर्वाइवर्स के मुताबिक सिर्फ इंग्लैंड में ही ऐसे गिरोहों ने 5 लाख से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया है। ये आंकड़ा सुनकर ब्रिटेन में कई लोग सदमे में हैं, लेकिन मीडिया में इस पर खुलकर बात करना आज भी टैबू है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कुल आबादी में मुस्लिम सिर्फ 5% हैं, लेकिन देश के 18% से ज्यादा अपराध इन्हीं से जुड़े हैं। माइनर लड़कियों के खिलाफ होने वाले 83% यौन अपराध पाकिस्तानी या दक्षिण एशियाई पृष्ठभूमि के लोग करते हैं। अब हालत ये है कि आगजनी, दंगे, हिंसा ब्रिटेन की कई जगहों पर आम बात हो गई है। और मजे की बात, जिनके बारे में बात हो रही है, उनमें से 44% पाकिस्तानी मूल के लोग बेरोजगार हैं और सरकार के फ्री बेनिफिट्स पर जी रहे हैं। अगर इन घटनाओं को गौर से देखो तो साफ दिखता है इनकी जड़ें धार्मिक कट्टरता में हैं। लेकिन ब्रिटेन की सेक्युलर सरकार और मीडिया इसे नजरअंदाज करते हैं ताकि उन पर इस्लामोफोबिक या कम्युनल होने का ठप्पा न लगे। किसी भी लोकतंत्र में सिर्फ 2% आबादी का इतना बड़ा राजनीतिक दबदबा होना दुर्लभ है, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने इसे ब्रिटेन में सच कर दिखाया। 1997 में पहली बार एक पाकिस्तानी मूल का शख्स मोहम्मद सरवर ग्लासगो गोवन से सांसद बना। वो 2010 तक सांसद रहा और फिर 2024 आते आते पाकिस्तानी मूल के 15 मुस्लिम सांसद ब्रिटिश संसद में पहुंच गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं भाई, बल्कि सालों की सोची समझी रणनीति का नतीजा है। मुस्लिम मेयरों की तो गिनती भी मुश्किल है। ऑनेक्सफोर्ड, ल्यूटन, रशडेल, ब्लैकबर्न, लंदन, ओल्डहम, टेम्साइड, ब्रिस्टल, कैम्बरन, रॉदरहैम में ज्यादातर कुर्सियां पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोगों के पास हैं। पूरे यूके में सिर्फ एक हिंदू मेयर है, बाकी सब मुस्लिम। अब सवाल आता है, इतनी कम आबादी होने के बाद भी ये चुनाव जीतते कैसे हैं? जैसे 2024 के आम चुनाव का उदाहरण देख लो। चुनाव से ठीक पहले ब्रिटिश मस्जिदों ने फिलिस्तीन और गाजा पर लेबर पार्टी के कंफ्यूज स्टैंड की आलोचना की और खुलेआम इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक सीधे इन कैंडिडेट्स को मिला और 15 पाकिस्तानी मूल के एमपी जीत गए। इसे कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग। मतलब भले उम्मीदवार आपका फेवरेट ना हो, लेकिन अगर वो आपके विरोधी को हरा सकता है तो वोट उसी को दो।
ये स्ट्रैटेजी अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इस्तेमाल होती है। इसी तरह अमेरिका में एक इमाम ने खुलेआम कहा, एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति मुस्लिम होगा, लेकिन शुरुआत मेयर से करनी होगी। और फिर न्यूयॉर्क ने सच में एक मुस्लिम मेयर चुन लिया। ये सब संयोग नहीं, बल्कि ये एक संगठित प्लान है। हर शुक्रवार मस्जिदों में सिर्फ नमाज नहीं होती, वहाँ से लोगों को राजनीतिक मैसेज भी दिए जाते हैं और वहीं से वोटिंग का प्लान तैयार होता है। लंदन का मेयर सादिक खान, उसके दौर में लंदन यहूदियों के लिए नोगो जोन बन गया। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी, वहाँ दंगे और हिंसा भी बढ़ी। लेकिन जब सादिक खान से पूछा गया आप ग्रूमिंग गैंग्स पर क्या कर रहे हैं, तो उसने इस पर जवाब देने से ही मना कर दिया। भाई, ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, ये पैटर्न दुनिया के कई देशों में दिख रहा है। आज की तारीख में ब्रिटेन में 85 से ज्यादा शरीयत कोर्ट्स चल रही हैं। ध्यान दे, ये असली कोर्ट नहीं है, ये पैरेलल सिस्टम है और ब्रिटिश कानून के मुताबिक इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं, फिर भी आराम से चल रही है। और सोचो, करीब 63% मुस्लिम वहाँ कोई नौकरी नहीं करते, फिर भी सरकार से बेरोजगारी भत्ता, घर और बाकी सुविधाएं मिल रही हैं। और ये कमाल कोई आम आदमी नहीं करता, इनके अपने चुने हुए पॉलिटिशियन ही ये सब करवाते हैं। मतलब हजारों बच्चों के साथ यौन शोषण करने के बाद, खुलेआम दंगे करने के बाद, शरीयत लागू करने की मांग करने के बाद, यहाँ तक कि आतंकवादी घटनाएं करने के बाद भी ब्रिटेन का सेक्युलर सिस्टम इनके आगे झुक जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी सेक्युलर इमेज पर धब्बा न लगे। और उधर पाकिस्तानी मूल के पॉलिटिशियन इन अपराधियों को बचाने में जान तक लगा देते हैं। इसी का नतीजा ये है कि बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान ने ब्रिटेन को मानसिक और सामाजिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। और भुगत कौन रहा है? वो आम ब्रिटिश नागरिक, जिसका इससे कोई लेना देना भी नहीं। इसी को कहते हैं पाप होते देखना, मतलब पाप में भागीदार बनना, और यही किसी भी समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है। और ब्रिटेन में आज सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही हैं नाबालिग लड़कियां। 2019 की एक आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ उसी साल इंग्लैंड में 19,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हुई, जबकि जीवी न्यूज के मुताबिक ऐसे गैंग्स का जाल 50 से ज्यादा शहरों में फैला है। लेकिन अगर सरकारी रिपोर्ट छोड़कर सीधे पीड़िताओं की सुने तो ये आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच जाता है। यानी ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये एक संगठित अपराध है, एक सामाजिक महामारी जो पूरे देश को अंदर से खोखला कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा पिसरा है आम ब्रिटिश आदमी, जो अपने शहरों को धीरे धीरे नोगो जोन और कबीलों में बंटते देख रहा है। कुछ कट्टरपंथी तो खुलेआम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें मंजूर नहीं, हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। लंदन और कई शहरों के इलाकों में इन लोगों ने बाकायदा इस्लामिक लॉ कंट्रोल जोन का बोर्ड लगा दिया है। वहाँ शराब पीना तो दूर, स्कर्ट पहनने वाली महिलाओं को तक डराया धमकाया जाता है। ब्रिटिश देशभक्त जैसे टॉमी रॉबिन्सन ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन सरकार ने उल्टा उन्हें ही कम्युनल बताकर जेल में डाल दिया। टॉमी खुद कहते हैं कि जेल में मुस्लिम कैदियों ने मारने की कोशिश की धमकियां दी। ये पहली बार नहीं हुआ। रिस्की बिजनेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने रोथरहैम में बच्चियों के साथ हुए गैंगरेप पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें साफ लिखा था कि इसमें पाकिस्तानी मूल के लोग शामिल हैं। लेकिन पब्लिश होने से पहले रिपोर्ट दबा दी गई। रिसर्चर को हटाने की कोशिश हुई और धमकी दी गई कि आगे से अपराधियों की जातीय पहचान का जिक्र मत करना। 2010 में रोथरहैम के सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन बोर्ड के डॉक्यूमेंट में बाकायदा लिखा गया, रिलीजियस या एथनिक शब्द इस्तेमाल करने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट में न डाला जाए। यहाँ तक कि पुलिस ने भी इन अपराधियों की जातीय पहचान बताने से मना कर दिया। वजह ब्रिटेन की मल्टीकल्चरल इमेज बचाना। लेकिन असलियत ये है कि इस चुप्पी से ब्रिटिश सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचा रहा है, वही अपराधी जो धीरे धीरे ब्रिटेन को घुटनों पर ला रहे हैं। अब देखो ना, अर्शी सुनक 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। वो हिंदू थे और उन्हें उनकी आर्थिक समझ के कारण चुना गया। लेकिन क्या कभी उन्होंने भारत को ब्रिटेन से ऊपर रखा? नहीं। लेकिन एक मामूली सा पाकिस्तानी मूल का सांसद ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल करता है, हम ज्यादा से ज्यादा अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन में क्यों नहीं आने दे रहे? हिंदू कम्युनिटी यूके में 2% से भी कम है और उनका क्राइम रेट लगभग 0% है। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी करीब 4% है, लेकिन क्राइम रेट 18% तक पहुंच जाता है। हिंदू चाहे अमेरिका हो या यूके, हर जगह अपनी जनसंख्या से कई गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। फिर भी ब्रिटेन का सिस्टम पाकिस्तानी ग्रुप्स, गैंग्स और पॉलिटिशियंस के सामने झुक रहा है, बस अपनी सेक्युलर इमेज बचाने के लिए। शायद इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने बिना एक भी गोली चलाए ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया है और ब्रिटेन इसके सामने बेबस खड़ा है। ऐसे में क्या इस्लाम के दावे का जवाब दे सकता है ब्रिटेन? या फिर वो दिन दूर नहीं जब शरिया केवल अदालतों में नहीं बल्कि संसद में गूंजेगा? जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सोच घुस जाए, तब समझ लेना कि अब ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक सियासी खेल है। ये सिर्फ ब्रिटेन की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। भारत, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, हर जगह ये पैटर्न एक जैसा है। पहले प्रवास, फिर पहचान की मांग, फिर शरीयत और फिर साइलेंस हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑन आर्यावर्त को, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।